हम लोगों की भाषा में पता नहीं क्यों फितरतन ये चीज़ आ गई है, तुझे मार दूंगा, तुझे काट दूंगा, ज़बह कर दूँ। मुझे लोग लिखते रहते हैं तू आसाम आ, तू वापस नहीं जा पाएगा, तेरी यहाँ कब्र बना देंगे। अब मैं अपनी कब्र बनाने के लिए आसाम जाऊँगा क्या? अरे यार तुम यहाँ के कब्र बना दो। तो ये जो फितरत है हमें इससे निकलना पड़ेगा। माँ बहन बेटी, हम में से बहुत से भाइयों को आदत पड़ गई है, गली में चौराहे पर घर में उन्होंने माँ बहन बेटी की गालियाँ सुनी हैं। अगर आप किसी से इत्तेफाक नहीं रखते, चलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि आप इत्तेफाक नहीं रखते तो आप अपनी बात तमीज़ से हमसे कह सकते हैं, तमीज़ के दायरे में कह सकते हैं, चलिए ये उम्मीद करना तो बहुत बेकार बात है। हम तो कहते हैं चलो भाई माँ बहन बेटी की गालियाँ ही देते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो फितरत है उसको मार देंगे, उसको काट देंगे, सर से धड़ से तन से धड़ अलग कर देंगे। ये चीज़ पूरी दुनिया में हम लोगों को दूसरे से अलग कर रही है। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो जो हर्ष नाम के युवा का कर्नाटका में कत्ल हुआ था, मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं वेट कर रहा हूं, मैं ये देखना चाहता हूं कि जो अक्यूज़्ड हैं वो कौन है। अब उनके नाम सामने आ गए हैं। कोई आसिफ है, कोई रेहान है, कोई शरीफ है, कोई अब्दुल है। 5 लोग हैं। अनफॉर्चुनेटली पांचों के पांचों एक ही कम्युनिटी से हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। अब आप इस चीज़ को जितना भी एक्सप्लेन करना चाहें, ये बीइंग अ लॉयर मैं बोल रहा हूँ, जितना भी आप इस चीज़ को इस्टेब्लिश करना चाहें कि हर्ष की पुरानी दुश्मनी थी, इनकी पुरानी दुश्मनी थी, हर्ष ये था, हर्ष पे इतने मुकदमे थे, ये पुराना चला आ रहा था, कोई नहीं मानने जा रहा, कोई नहीं। परसेप्शन यही बना है और प्रथम दृष्टिया बिल्कुल सही बना है कि डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली सही, जो कर्नाटका में हिजाब को लेके बवाल चल रहा है और तनाव हो रहा है, जो एक स्कूल से बढ़ते बढ़ते सड़कों तक, कर्नाटका तक, पूरे हिंदुस्तान को लपेटे में चपेट में ले रहा है, ये जो भी हर्ष और इन लड़कों के बीच में दुश्मनी होगी, जैसी भी होगी, हिजाब के बवाल ने इस दुश्मनी को आग दी, हवा दी और अंजाम यहाँ तक पहुँचा कि एक युवा को चाकुओं से गोद गोद के उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। और इसके आगे ये भी घटनाएं हो रही हैं कि एक लड़की जो पिटीशन में गई थी हाई कोर्ट, उसके घर में पत्थर गिरे, मारे गए। जब हर्ष का फ्यूनरल निकाला गया, वहाँ पर भी आर्जनी हुई। इस सब का लब्बो लबाब क्या है? क्या कोई मानेगा कि ये घटना उससे जुड़ी है, ये हर्ष की पुरानी दुश्मनी से जुड़ी है, ये उससे जुड़ी है? नहीं मानेगा। लब्बो लबाब ये है कि ये जितना भी अब हिंसा हो रही है, ये हिजाब के चलते हो रही है। कोई बुर्खा पहने, अभी मैंने डिबेट में एक बात बोली थी, कोई बुर्खा पहने या हिजाब पहने कोई महिला हो, उसके साथ आज कुछ छेड़खानी हो जाए, मैं कहता हूँ कोई कांड हो जाए, मैं कहता हूँ भले उसका वो हिजाब पहने, बुर्खा पहने जा रही हो, कोई गाड़ी उसे टक्कर मार के भाग जाए, खुदा ना खास्ता, माना यही जाएगा कि ये सब हिजाब के विवाद के चलते हो रहा है। और हिजाब का विवाद क्या था? जो लोग कहते हैं कि हिजाब के चलते लड़कियों की पढ़ाई छूट रही है, क्या ये हिजाब का विवाद 20 दिन पुराना है? जी नहीं, हिजाब का विवाद 2.5 महीने पुराना है। 2.5 महीने से ये लड़कियां क्लासरूम के बाहर बैठी हुई थीं और क्लास के अंदर नहीं जा रही थीं हिजाब पहने हुए, क्योंकि इनिशियली इनसे एक आ गया था, आप स्कूल में तो हिजाब पहन के आ सकती हैं पर क्लास आप हिजाब पहन के अटेंड नहीं कर सकती हैं। सवाल ये उठता है, ये तब हाई कोर्ट क्यों नहीं गई अगर पढ़ाई वेस्ट हो रही थी? सारा कार्रवाई पिछले 21 ही दिन में हो रही है, जबकि ये लड़कियां पिछले 70 दिन से बाहर बैठी हुई थी और पढ़ाई इनकी लूज हो रही थी। क्या इनको फिक्र थी? क्या ये तब हाई कोर्ट गई? तब क्या ये किसी अपील में गई? क्या ये रिप्रेजेंटेशन लेके चीफ मिनिस्टर के पास गई? क्या ये रिप्रेजेंटेशन लेके एजुकेशन मिनिस्टर के पास गई? जवाब है नहीं गई। और ये जितनी घटनाएं अब कर्नाटका में हो रही हैं, जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं, जिसमें पत्थर चलना भी है, जिसमें गाड़ी दुकानें जलना भी हैं, जिसमें हर्ष की निर्मम हत्या भी है, इसके पीछे सिर्फ एक कारण है। क्या कारण है? हिजाब कारण है? नहीं। क्या कारण है? कारण मैं बताता हूं क्या है। जब ये लड़कियां एक बार संविधान की दुहाई देके और इन्हें सपोर्ट करने वाले जाहिल मुसलमान मौलाना, पढ़े लिखे और सेकुलर
मातम करते हुए संविधान की दुहाई देके संविधान के अधीन जो आता है हाई कोर्ट, वहां अपनी फरियाद लेकर, अपनी प्रेयर, अपनी पिटीशन लेके चले गए। तब तक आपको याद है कोई हिंसा की बात थी? नहीं थी। तब तक कोई तोड़फोड़ थी? नहीं थी। तब तक क्या हर्ष मारा गया था? नहीं। तब तक क्या किसी लड़की के घर पे पत्थर फेंके गए थे? नहीं। तब तक क्या कोई गाड़ी दुकान जली थी? नहीं। तब तक कोई लड़कियां सस्पेंड करी गई थी? नहीं। तब तक क्या किसी लड़की के ऊपर एफआईआर हुई थी? नहीं। ये कब शुरू हुआ? जब आप हाई कोर्ट जाते हैं संविधान की दुहाई देकर, और हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच आपको इंटरिम रिलीफ हिजाब पहनने की अनुमति नहीं देती है, तो आप चिढ़ जाते हैं, क्योंकि आप ये मान के चल रहे थे कि ये हाई कोर्ट तो हमारे बाप का है। फिर हाई कोर्ट इसको रेफर कर देता है 3 जज लार्जर बेंच पर। 3 जज लार्जर बेंच भी आपको हिदायत देती है कि हिजाब नहीं, कोई भी रिलीजियस आउटफिट या भगवा या झंडा या हिजाब या कुछ भी आप पहनकर स्कूल नहीं जा सकते। क्या उसके बाद आपको एक भी भगवा, एक भी केसरिया शॉल या केसरिया स्कार्फ देखने को मिला? नहीं मिला। चाहते चिढ़ में, जिद में, वो लोग जो भगवा पहन रहे थे और भगवा बांट रहे थे, वो भी चाहते तो जिद में ये काम कर सकते थे, कलेश दिखाने के लिए, लड़ाई दिखाने के लिए, टकरार दिखाने के लिए, और होती भी टकरार। लेकिन हमने क्या काम किया? मुसलमानों ने क्या काम किया? जब हाई कोर्ट ने आपको अनुमति नहीं दी संविधान के नाम पर मातम करने वालों, आप उसके बाद भी स्कूल जिद में गए, लड़कियां गईं, धरने प्रदर्शन किए, स्कूलों में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, नारेबाजी की। उसके बाद तनाव बढ़ना शुरू हुआ। उसने क्या दिखाया? हर्ष का कत्ल दिखाया। कुछ की गाड़ियां जली, कुछ की दुकानें चली, किसी के घर पे पत्थर फेंके गए, कुछ लोग सस्पेंड हुए, किसी के ऊपर एफआईआर हुई। ये कुछ ना होता अगर आप हिजाब विवाद में भी रहते हुए हाई कोर्ट की आदेश पर चुपचाप या तो घर में बैठ जाते या बिना हिजाब के स्कूल जाने लगते। कोई तनाव ना होता। लेकिन आपको तनाव में मजा आता है, लेकिन आप जब चाहते हैं संविधान का मातम शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर उसी संविधान के उच्च न्यायालय से आपको रिलीफ नहीं मिलता तो आप अपने हक का मातम शुरू कर देते हैं। संविधान की दुहाई देने वालों, जिस हाई कोर्ट ने आप पर यह प्रतिबंध लगाया था कि कोई भी रिलीजियस कपड़ा पहनकर आप क्लास नहीं जा सकते, वो कहां का हाई कोर्ट था? पाकिस्तान का हाई कोर्ट था क्या, या बांग्लादेश का हाई कोर्ट था? वो आपका हाई कोर्ट था। इसीलिए आपके मुंह से संविधान शब्द अच्छा नहीं लगता, इसीलिए आपके मुंह से कानून शब्द अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप संविधान और कानून को वहीं तक तसल्ली से मानते हैं जब वो आपके नैरेटिव को सूट कर रहा हो, और जब वो आपके नैरेटिव को सूट नहीं करता तो आप बेशर्मी पर उतर आते हैं। और अफसोस है मुझे, बड़ी जिम्मेदारी से बोलना, एंड दिस शैल नॉट अमाउंट टू कंटेम्प्ट। यही शाहीन बाग में हुआ था, यही अब हो रहा है कि हाई कोर्ट एक पिटीशन सुनता भी है, हाई कोर्ट के आदेश की वहां सड़क खाली कर दो, वहां सड़क खाली कर दो, आप ड्रेस पहन के स्कूल नहीं जा सकते। उसी हाई कोर्ट के आदेश का कंटेम्प्ट भी होता है, उसे माना भी नहीं जाता है, और फिर भी हाई कोर्ट पिटीशन सुनता रहता है और प्रेयर सुनता रहता है। कितना सीधा तरीका है हाई कोर्ट के पास कि अगर हमने तुम्हें एक आदेश दे दिया है, इंटरिम रिलीफ नहीं दिया है, तुम हिजाब में या किसी भी धार्मिक वस्त्र में स्कूल नहीं जा सकते, और अगर हाई कोर्ट के पास ये ऑथेंटिक LIU गवर्नमेंट के थ्रू या पेपर्स के थ्रू, ये ऑथेंटिक मीडिया के थ्रू न्यूज़ आती है कि आपके इंटरिम रिलीफ जो आपने नहीं दिया है उसका कंटेम्प्ट हो रहा है, उसका वायलेशन हो रहा है, और इसके बाद भी औरतें, लड़कियां जानबूझकर हिजाब पहनकर आपके आदेश की नाफरमानी करते हुए स्कूल जा रही है, तो एक सेंसिबल कोर्ट को और सेंसिबल जज को यह कहना चाहिए कि आई रिफ्रेन फ्रॉम लिसनिंग टू दिस पिटीशन। मैं इस पर आगे की डेट लगा रहा हूं, जिस दिन लड़कियां हिजाब पहन के स्कूल के दरवाजों पर जाके बैठना बंद करेंगी, जबरदस्ती करना बंद करेंगी, मैं उसी दिन इस पिटीशन को सुनूंगा, उससे पहले मैं नहीं सुनूंगा। केस क्लोज, पुट अप ऑन डेट, यह होना चाहिए करेक्ट तरीका। पर अफसोस इस बात का है कि एक तरफ हाई कोर्ट का सामने कंटेम्प्ट हो रहा है, उसके आदेश का नाफरमानी हो रही है, और वही हाई कोर्ट उसी पक्ष की प्रेयर भी सुन रहा है। यह मैं फिलहाल के दिनों में
पहली बार ऐसा हिंदुस्तान में होता हुआ देख रहा हूं कि अपने आदेश का कंटेम्प्ट भी देखते हुए हाई कोर्ट चुप रहता है। कुछ अगर हाई कोर्ट नहीं कर सकता तो कम से कम इतना कर सकता है, फाइल क्लोज, पुट अप ऑन डेट। जिस दिन तुम अपना तमाशा बंद करोगे उस दिन मैं तुम्हारी फरियाद सुनूंगा, उससे पहले नहीं सुनूंगा। कुल मिला के लब्बो लबाब इस देश में इस टाइम जो तनाव है वो सिर्फ और सिर्फ एक झूठी जिद की वजह से है। वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि हाई कोर्ट जाने के बाद भी आपको जब इंटरम रिलीफ नहीं मिला, आप दादागिरी कर रहे हैं, आप गुंडाई कर रहे हैं, आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप नारेबाजी कर रहे हैं, ज़बरदस्ती आप स्कूल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के मुंह से संविधान शब्द अच्छा नहीं लगता। और यार बात ख़त्म करते करते एक बात बड़ी प्यार से बोलूँगा मुसलमान भाइयों से, यार हम लोगों की भाषा में ना, जब हम किसी के साथ एग्री नहीं करते, हम लोगों की भाषा में पता नहीं क्यों फितरतन ये चीज़ आ गई है, तुझे मार दूंगा, तुझे काट दूंगा, ज़बह कर दूँ। मुझे लोग लिखते रहते हैं तू असामा, तू असामा, तू वापस नहीं जा पाएगा, तेरी यहाँ कब्र बना देंगे। अब मैं अपनी कब्र बनाने के लिए आसाम जाऊँगा क्या? अरे यार तुम यहाँ के कब्र बना दो। तो ये जो फितरत है हमें इससे निकलना पड़ेगा। माँ बहन बेटी, हम में से बहुत से भाइयों को आदत पड़ गई है, गली में, चौराहे पर, घर में उन्होंने माँ बहन बेटी की गालियाँ सुनी हैं। अगर आप किसी से इत्तेफाक नहीं रखते, चलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि आप इत्तेफाक नहीं रखते तो आप अपनी बात तमीज़ से हमसे कह सकते हैं, तमीज़ के दायरे में कह सकते हैं, चलिए ये उम्मीद करना तो बहुत बेकार बात है। हम तो कहते हैं चलो भाई माँ बहन बेटी की गालियाँ ही देते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो फितरत है उसको मार देंगे, उसको काट देंगे, सर से धड़ से तन से धड़ अलग कर देंगे, ये चीज़ पूरी दुनिया में हम लोगों को दूसरे से अलग कर रही है। और इसी डायलॉग्स की वजह से, इसी फितरत की वजह से, इसी सोच की वजह से एकदम से हम लोगों के ऊपर ठप्पा लग जाता है कत्ल करने वाले और आतंक मचाने वाले। हम लोगों को इस बात से बचना चाहिए। ना इत्तफाकी भी अगर है, भाई गाली दे दो, भला बुरा बोल दो, माँ बहन बेटी को नंगा कर दो, जैसा तुम लोग करते हो, तुम लोगों ने घर में यही सीखा है। लेकिन इस चीज़ों से बचो, ये पूरी कौम की साइकी पर एक मोहर लगाती है कि ये लोग ज़बह करने वाले, काटने वाले, खून बहाने वाले लोग हैं। और वाकई हम लोगों की ज़ुबान में ये बहुत ही ईज़िली आ जाता है और हम सोशल मीडिया तक पे भी लिख देते हैं ज़बह कर देंगे, काट देंगे, मार देंगे। हम लोगों को इससे परहेज़ करना चाहिए। जितनी हम बात को बार बार बोलेंगे उसी चीज़ को हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं इमोशंस में आके या गुस्से में आके प्रैक्टिस भी करेंगे, एग्जीक्यूट भी कर देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।